हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का एक अच्छा सा टॉपिक, कक्षा 10 का एक फिजिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत। भौतिक विज्ञान में टॉपिक का नाम है वैद्युत या फिर विद्युत आप कह सकते हैं। इसको स्टार्ट करने वाले हैं और इसके न्यूमेरिकल सहित हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर को आसानी से सीखेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपके परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करा रहे हैं। आप सब लोग यदि अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और आपको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, आपका कक्षा 10 में टॉपिक है विद्युत यानी कि करंट। आप इसको करंट ना बोलकर इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। विद्युत धारा को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। जब हम लोग सीखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। देखिए, यहाँ जो आप वैद्युत जानते हैं वो आपका स्टार्ट होता है आवेश से स्टार्ट होता है, क्योंकि आवेश ही जब प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा बहती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी सिद्धांत को। आवेश की उत्पत्ति क्लास 10th के लिए हम लोग सीख रहे हैं, तो क्लास 10th के लेवल का ही सीखेंगे। तो आवेश की उत्पत्ति में बताया जाता है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो उस वस्तु में कागज के छोटे छोटे टुकड़े और धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो वस्तु में कागज के छोटे छोटे टुकड़े और धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और जब किसी वस्तु में यह गुण उत्पन्न हो जाता है तो बोला जाता है कि वस्तु वैद्युतमय हो गई है। और किसी वस्तु के वैद्युतमय हो जाने की घटना को ही कहते हैं आवेश। मतलब यदि आपसे साधारण पूछा जाए कि आवेश किसे कहते हैं तो आप बताएंगे वस्तु के वैद्युतमय होने की घटना को आवेश कहते हैं। वस्तु के वैद्युतमय होने की घटना को आवेश कहते हैं। और आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। तो आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, दो वस्तुओं को रगड़ने के पश्चात जब ये कैसे रगड़ा जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब आप क्लास 12th में सीखेंगे। लेकिन आप यहाँ जानिए कि दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो आवेशन उत्पन्न होता है, यानी कि उस वस्तुओं में कागज के छोटे छोटे टुकड़े और धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े और धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है तब हम बोलते हैं कि वस्तु कैसी हो गई है, वस्तु आपकी वैद्युतमय हो गई है। वस्तु आपकी वैद्युतमय हो गई है। और किसी वस्तु का वैद्युतमय हो जाना ही आवेश कहलाता है। आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। कैसे सीखेंगे कि किसी वस्तु पर धनावेश कब होता है और किसी वस्तु पर ऋणावेश कब होता है। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कोई भी जो वस्तु होती है वो पूर्णतः वैद्युत उदासीन होती है। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई आवेश नहीं होता, होता है। जैसे आप समझिए कि ये मान लीजिए एक वस्तु है, तो पूर्णतः वैद्युत उदासीन होने का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस पर, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। और दूसरा देखिए, मान लीजिए कोई और वस्तु ऐसे है, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर संख्या में है। अभी ये वस्तु रगड़ने के पहले है, रगड़ने के पहले मान लीजिए दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया जाता है। मतलब रगड़ने के
पश्चात क्या होगा, मान लीजिए हमने इन दोनों वस्तुओं को रगड़ दिया, तो फिर से एक फिगर ड्रा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि रगड़ने के पश्चात आप समझ लीजिए कि जो ये वाली वस्तु है यहां से क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहां से दो इलेक्ट्रॉन इस वाली वस्तु पर शिफ्ट हो जाते हैं, E प्लस ई यानी कि 2E, दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इस वाली वस्तु पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अभी आपके पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये दो स्थान आपका क्या हो गया, रिक्त हो गया। और आपके पास जो प्रोटॉन है उनकी संख्या अभी 4 ही है, प्रोटॉन अभी 4 ही हैं। यहां देखिए यहां पर क्या घटित होगा कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे इसमें दो इलेक्ट्रॉन और जुड़ेंगे तो आपके बन जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रोटॉन आपके 4 ही होंगे, प्रोटॉन आपके 4 ही हैं। तो आप देखिए यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस वस्तु पर किसकी संख्या ज्यादा है, बताइए। इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, और प्रोटॉन कैसा आवेश होता है, तो धनावेश। इस पर कितने प्रोटॉन अधिक हैं, दो प्रोटॉन अधिक हैं या दो इलेक्ट्रॉन कम हैं, आप बताएंगे। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात अधिकता का मतलब ऋणावेश। बताइए आपके समझ में आया, क्योंकि ये रिक्त स्थान हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और यहां पर आकर शिफ्ट हो गए, शिफ्ट होते ही इस पर आप देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या होता है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो बोला जाता है, क्या बोलेंगे, ऋणावेश। और यदि प्रोटॉनों की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉनों की कमी, आपसे ऐसे पूछते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या होगा, धनावेश। तो आप समझिए कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है तो वहां धनावेश होगा, और किसी वस्तु पर यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वहां पर ऋणावेश होगा, ये याद रखिएगा आप। अब आप समझिए हमने अभी तक पढ़ लिया कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, और किस धनावेश और ऋणावेश कैसे हम लोग पहचानते हैं। अब आपकी हेडिंग होगी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक पदार्थ की व्याख्या। तो आप लोग हेडिंग लिखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक पदार्थ की व्याख्या, चालक पदार्थ की व्याख्या। इसको समझिए, इसको आप समझिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, हम भी आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। मान लीजिए आप ये जानते हैं कि जो सभी कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यहां समझिए कि मान लीजिए कोई पदार्थ है तो ये पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बने हैं, तो मूल कणों से, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये केंद्र में होते हैं, परमाणु के केंद्र में, और केंद्र को बोला जाता है नाभिक। इतना याद रखेंगे। क्या कहेंगे कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होते हैं जिसे नाभिक कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इतना आपके समझ में आया। तो आप क्या बताएंगे कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में है या पदार्थ के केंद्र में है। समझिए जैसे हम लोग इसको कह देते हैं कि ये आपका नाभिक है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके चारों ओर जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप ये इतना समझ लीजिए कि जो कोई भी पदार्थ है तो वो परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु
तीन कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में हैं, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। नाभिक के बाहर आपने बताया कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इन पर जो नाभिक द्वारा बल लगाया जाता है उसको नाम दिया जाता है नाभिकीय बल। नाभिक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाया जाता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। तथा आप समझिए कि यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। तो नाभिक के बाहर ही आपने पढ़ा कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास, ये जकड़कर रखेगा अपने नाभिकीय बल के कारण। ये वाला भी ज्यादा दूर नहीं है तो इस पर भी अपना प्रभाव डालेगा, इस पर भी अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात हिलने नहीं देगा। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, कहां पर दूर है, इस पर नाभिकीय बल बहुत कम कार्य करता है। समझिए कैसे। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि दो बच्चे हैं, किसी भी माता पिता के दो बच्चे हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। राम क्या करता है, ये रहता है घर पर रहकर पढ़ाई करता है घर पर, और ये रहता है शहर में। दोनों पढ़ाई करते हैं, एक घर पर है एक शहर में। बताइए, राम जो घर वालों के संपर्क में है, राम घर वालों के संपर्क में है, इसके लिए घर वालों के द्वारा कुछ नियम बनाए गए होंगे, कुछ नियम बनाए गए होंगे। अर्थात बताया जा सकता है, आप कह सकते हैं 7 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि आपको रात 11 बजे तक पढ़ाई करना है, और कुछ भी ऐसे ही अनेकों नियम बनाए गए होंगे और इनके घर वाले इनके पास में हैं तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। यही नियम इन पर भी लागू होंगे। बताइए, श्याम शहर में है, घर वाले कहते हैं 7 बजे के बाद बाहर मत जाइएगा, 7 बजे के बाद बाहर मत जाइएगा। दूसरा, आपको 11 बजे तक पढ़ना है, 11 बजे तक पढ़ना है। और ऐसे ही और भी नियम होंगे कि आप दोस्तों के साथ ज्यादा मत घूमिए या फिर बाहर कहीं घूमने मत जाइए, ऐसे ही नियम बनाए गए होंगे। तो बताइए, इसमें से नियम फॉलो कौन ज्यादा करेगा? जिसके घर वाले पास में हैं, राम के घर वाले इसके पास हैं, ये फॉलो करेगा, ये नियम फॉलो करेगा, 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाएगा, 11 बजे तक पढ़ाई करेगा, और भी जो नियम होंगे इसको फॉलो करेगा। क्योंकि इसके घर वाले हैं, इस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स करेंगे। आप बाहर गए तो पिटाई होगी। शहर में क्या है, देखिए, श्याम के घर वाले दूर हैं तो इस पर उतना अधिक फोर्स नहीं लगा पाएंगे। बताइए, फोर्स नहीं लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ कह सकते हैं, दूर से देख तो नहीं रहे हैं कि ये सब नियम फॉलो कर रहा है या नहीं। उसी प्रकार आप यहां समझिए कि ये जो केंद्र है ये इन सब का मालिक है, इन सब का मालिक है। तो जो पास हैं उनको अपने नियंत्रण में अच्छी तरह से रखता है, पास वालों को अपने नियंत्रण में अच्छी तरह से रखता है, लेकिन दूर वाले पर भी नियंत्रण तो रखता है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नियंत्रण नहीं रख पाता है। और आगे समझिए, यहां पर मान लीजिए इसका कोई दोस्त आता है, कोई दोस्त आता है और कहता है बाहर चलने के लिए, तो ये क्या करता है, इन नियमों को बता देता है कि मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर यदि कोई दोस्त आता है, कोई दोस्त आता है तो ये तुरंत निकल जाता है बाहर। क्यों? क्योंकि इसके घर वाले यहां पर नहीं है इसको रोकने के लिए या देखने के लिए। तुरंत बाहर निकल जाता है और घूमकर आता है, किसी को पता नहीं चलता। तो उसी प्रकार ये भी जो पास में है उनको तो रोक कर रखेगा अपने फोर्स के कारण, लेकिन जो दूर है इस पर अपना प्रभाव बहुत कम डाल पाता है, अपना प्रभाव बहुत कम डाल पाता है। और जब ये मान लीजिए इसका कोई फ्रेंड आता है बाहर से ऊर्जा लेकर थोड़ी सी,
और कहता है कि चलिए घूमने चलते हैं। तो जब ये बाहर से ऊर्जा पाएगा तो ये रहेगा तो यहीं पर भी ऐसे ऐसे घूमने लगता है, मतलब कि बाहर से कोई दोस्त इसको बुलाया तो ये निकल पड़ता है। उसी प्रकार ये भी इनके नियंत्रण में नहीं है। यहां बाहर से ऊर्जा मिली तो ये क्या करेगा, अपनी ही कक्षा में अनियमित गति करने लगता है, यानी कि भटकने लगता है। तो बताइए अब आपके समझ में आया इतना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक पदार्थ की व्याख्या। और ये जो इलेक्ट्रॉन भटक रहा है इसी को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर आवारा इलेक्ट्रॉन। आवारा इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी इसी को बोल सकते हैं श्याम को आवारा। क्यों? क्योंकि ये अपनी मर्जी से काम कर रहा है, ये भी अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो जो बाहर है वो आवारापन दिखा सकता है। इसीलिए यहां पर भी जो दूर का इलेक्ट्रॉन है वो आवारापन दिखा सकता है, यानी कि मुक्त है। ये भी मुक्त है, इस पर कोई फोर्स नहीं है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो जब बाहर से ऊर्जा पाएगा तो अपनी कक्षा में घूमने लगता है, अनियमित गति करने लगता है। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक पदार्थ में या किसी भी पदार्थ में वैद्युत धारा के प्रवाहित होने का कार्य करता है। एक बार फिर से इसी चीज को समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में या परमाणु के केंद्र में होते हैं जिसे नाभिक कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है उस पर प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है उस पर प्रबल नाभिकीय बल कार्य नहीं कर पाता है। तथा इस इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से ऊर्जा मिलती है तो ये अपनी ही कक्षा में अनियमित गति करने लगता है, और इसी कारण इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनियमित गति के कारण ही पदार्थों में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। बताइए जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब ये अपने में बांधकर रखेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको बोला जाएगा अचालक, अचालक पदार्थ कहेंगे। और कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित है तो इसको बोलेंगे चालक। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो चालक। और याद रखिएगा जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा चालक, उतना अच्छा चालक होगा। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना ही अच्छा चालक पदार्थ होगा। तो बताइए आप सबके समझ में आया ये पॉइंट? यदि ये आपके समझ में आ गया है तो अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करिए और बताइए, कमेंट करके बताइएगा, तो अगला वीडियो लाएंगे। और याद रखिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक पदार्थ को पढ़ें और अच्छे से समझें। इसीलिए आपको एक कहानी के माध्यम से समझाया गया और आप सबको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे